नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, आपको एक एक क्रम हम चला रहे ताकि जो भारत पाकिस्तान को लेकर जो बहुत सारे तथ्य हैं जिसको कि हमेशा लोगों में रुचि भी रहती है कि आखिर चीज़ क्या, आखिर पाकिस्तान को जो हम कहते हैं कि वो धुरी है आतंकवाद के, जो पनाह वहाँ मिलता है, जिसको कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि आतंकियों की शरण स्थली है पाकिस्तान, और हमेशा से मतलब वहाँ पे वो मांग करते रहते थे कि इन आतंकियों को हमें हैंड ओवर किया जाए, लेकिन होता नहीं था। और इस तरह से भारत ने अभी आपने देखा ही होगा जिस तरह से कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की, जहाँ पे 9 ठिकानों पर हमला किया था। तो इस कड़ी में हमारे साथ फिर मनोज लाल सर हैं। मनोज सर, बहुत स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। मनोज सर के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मनोज सर IPS, रिटायर्ड IPS हैं। पिछले 34 साल के करियर में कई अहम जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, योगदान, खासकर जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी उनको जानकारी है, काफ़ी अध्ययन किया उन्होंने, तो इसको लेकर उनको काफ़ी जानकारी है। इसलिए हमने कहा कि सर के ज्ञान का जो है फ़ायदा हम तो देखिए लेते ही रहते हैं, अक्सर ऐसे भी मिल लेते हैं, तो हमने कहा कि आपके पास भी ये ज्ञान जाए। सर, आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जो पिछले वीडियो में आपने बड़ी अच्छे ढंग से समझाया था। मुझे तो खासकर बहुत अपील की थी वो जानकारी कि पाकिस्तान का क्रिएशन ही क्यों हुआ था। अब हम इस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में सर, कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है शेल्टर हाउस है उन आतंकियों का, जो आतंकियों को ट्रेन करते हैं, मसूद अजहर, जो भी मतलब इतने बड़े बड़े आतंक के नाम हैं। तो ये जो कहते हैं सर, और एक आप जो जब कभी चर्चा होती है तो आप कहते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा प्लान है भारत को कैसे जो इस्लामिक स्टेट बनाना है, कैसे जो है उनका जो सरिया जो डॉक्ट्राइन है, इन सब पर सर थोड़ा आज समझाएं कि आखिर पाकिस्तान ये करता क्यों है, उसका क्या है, कुछ उसके पीछे कुछ उसका मंसूबा है। देखिए, जब पाकिस्तान बना, जैसा कि पिछले में हम लोगों ने देखा दैट ये एक तरीके से बाय प्रोडक्ट था ब्रिटिश जियोपॉलिटिकल विजन का। जी सर। कि यदि उनको छोड़ना भी पड़ा भारत, तो वो किस रूप में यहाँ पर अपना मिलिट्री पर्पस को कैसे वो सर्व करेंगे, मिडिल ईस्ट से लेकर के तमाम उन जगहों पर यदि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर को कैसे वो लॉन्चिंग पैड बना करके इस्तेमाल करेंगे, जो कि उनका एक तरीके से जो अनुमान था वो सही साबित हुआ 80 के दशक में। हम लोग, उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा होगा सर कि आतंकियों की तरह लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करें। नहीं, ये कभी उस समय उन्होंने ये सोचा होगा कि हम अपने लिए इस्तेमाल। जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं तो वहाँ पर कन्वेंशनल वॉर ज़्यादा हुए, और जो अनकन्वेंशनल वॉर थे वो बहुत कम हुए, बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड पावर के बीच में इस तरह की लड़ाई होती थी, या जिसको ग्रेट पावर कहते हैं, उनके बीच में ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो जो एक टैक्टिक्स है जिसको हम कहते हैं गुरिल्ला, वो टैक्टिक्स लगभग ख़त्म सा हो गया था, और अब उसको दोबारा से उसकी शुरुआत होती है। और 2 जगहों पर इसकी बड़ी शुरुआत होती है, यदि आप ध्यान से देखिएगा, और दोनों का लिंक एक से मिलता है जी। वो लिंक ये है कि 1942 में एक शख्सियत हुआ, एक कह सकते हैं कि जिसकी इस्लामिक फ़िलॉसफी थी, मौदूदी साहब की। मौदूदी साहब यूनाइटेड इंडिया में एक स्कॉलर के रूप में जाने गए। वो जर्नलिस्ट भी थे, और उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि क्यों इस्लामिक स्टेट ज़रूरी है। इस्लामिक स्टेट कहने का ये मतलब होता है, हमें एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम में जो कुरान है, उस कुरान में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, धर्म के अलावा बहुत सारी चीज़ों की स्थापना करती है। अच्छा। कि हमारा जुरिस्प्रूडेंस कैसे होना चाहिए, राजकाज कैसे चलना चाहिए, कौन राजा बन सकता है, जिसको वो खलीफा कहते हैं, कि वो खलीफत कैसे होगा। मतलब उस कुरान में जो उनका जितना भी सब कुछ आस्पेक्ट, द होल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, गवर्नमेंट, पॉलिटी, सोसाइटी, जुरिस्प्रूडेंस, लोगों के हक क्या होंगे, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो जो कोई भी प्रतिपादित करते हैं कि हमें इस्लामिक पद्धति से ही रहना चाहिए, हम उसको कहते हैं कि दे आर बेसिकली प्रोपाउंडिंग टू एस्टेब्लिश इस्लामिक स्टेट। इस्लाम एक रिलीजन है, और स्टेट पॉलिटिकल पार्ट को कहा जाता है कि हमारी पॉलिटी क्या होगी, गवर्नमेंट क्या होगा, जुरिस्प्रूडेंस क्या होगा, हमारी सेना कैसे काम करेगी, सेना के
क्या कार्य अधिकार होंगे, लोगों का क्या होगा, सजा कैसे दी जाएगी, रिवॉर्ड कैसे दिया जाएगा, सब चीज का तय कैसे किया जाएगा। दिस इज बेसिकली इस्लामिक स्टेट। मतलब उसको जो शरिया लॉ कहते हैं। जी हाँ, शरिया उसका पार्ट है। शरिया का ये मतलब हुआ कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस पार्ट है उसको हम लोग शरिया कहते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो यस रिलीजियस कोड, तो वो रिलीजियस कोड हुआ उसका। तो उस समय एक सैयद कुतुब साहब थे, वो भी इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ सोचते थे और उनको भी ये लगा कि इस्लाम कहीं न कहीं डाइल्यूट हो रहा है। जो पैगंबर साहब ने जो उनको सिखाया, जो ये बताया कि इस्लाम क्या होता है, हम उसका कैसे अनुसरण करेंगे, उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। एक दूसरे हुए, उनको हसल अनबन्ना कहते हैं, जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की। ये दोनों सैयद कुतुब से बहुत प्रभावित थे। अच्छा। और उन्होंने जिस इस्लामिक स्टेट की बात की उसका उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। उनके इंस्पिरेशन से हिजबुल्लाह और हमस ने लिया। और यदि आप अफ़गानिस्तान के बहुत सारे ट्राइबल लीडर देखेंगे, जिसमें अहमद मसूद भी शामिल हैं, वो लोग भी उन मतलब सैयद कुतुब की धारणा से कहीं न कहीं से प्रभावित थे। अच्छा। और ये आता है इधर से आपके मौदूदी से। तो जिस समय देश एक था, यूनाइटेड इंडिया भारत था, 1942 में जिस जमायत इस्लामी की स्थापना हुई मौदूदी साहब द्वारा, जब देश 1947 में विभाजित हुआ, तो दो में विभाजित हुआ, पाकिस्तान में और इंडिया में। तो जो इंडिया को वो हिंद बोलते थे, भारतवर्ष को, तो यहाँ पे जमायत इस्लामी हिंद की स्थापना हो गई कि आप इनको अलग करिए। आप वहाँ से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन वही रह गया जो उन्होंने बनाया था कि जमायत इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। और जो पाकिस्तान में था वो जमायत इस्लामी पाकिस्तान हो गया। अच्छा। थोड़े दिनों के बाद 1947 के बाद कश्मीर एक उनके हिसाब से डिस्प्यूटेड था और हमारे हिसाब से हमारा हिस्सा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सब कुछ बना, लेकिन उस समय जो विंग था उनका जमायत इस्लामी का, वो उन्होंने जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर रख दिया और उसको कहा कि ये भी एक कुछ, अच्छा, वो अपना समझ रहे थे कि ये अलग हिस्सा है, मतलब यस व्हिच फर्दर विल मीट। जो एक उम्मा का कंसेप्ट आता है कि इधर का इस्लाम उधर का इस्लाम मिलेगा, ये उनकी परिकल्पना थी, राइट। और इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान में भी एक इनका ब्रांच खुला, जो बाद में पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में और बांग्लादेश बना। तो उस समय उनका नाम क्या रखा सर? अभी उनका नाम जमायत इस्लामी बांग्लादेश है। उस समय पाकिस्तान होगा? उस समय पाकिस्तान में तो जमायत इस्लामी पाकिस्तान का एक ऑफिस खुला। अच्छा। वो ऑफिस अब इंडिपेंडेंट होकर जमायत इस्लामी बांग्लादेश हो गया। अच्छा, वो अब बांग्लादेश है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमायत इस्लामी पाकिस्तान, जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर और जमायत इस्लामी बांग्लादेश ये चाहते हैं कि शरिया का रूल हो, इस्लामिक स्टेट बने। जमायत इस्लामी हिंद आप कह सकते हैं कि स्लाइटली ऑटोनोमस रहा एंड दे वांट सेक्युलरिज्म। अच्छा। बट दे आर पार्ट ऑफ द सेम जमायत इस्लामी। उनका संविधान एक ही है, जो लगभग आप कह सकते हैं कि ये वहाँ से हट करके अभी ये कहते हैं कि हम सेक्युलर में विश्वास करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, हम ये भी बहुत लोगों का मानना है कि through the period of time it has mellowed down, probably they are more adjusted with the political structure of independent India। तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम हितों के अलावा उन्होंने शरिया की बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, राइट। अभी हम इस चैप्टर को हिंदुस्तान का छोड़ देते हैं। ठीक है। We don't invite any controversy because they have not done so, we should not comment। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि बांग्लादेश में दो बार तख्ता पलट हुआ। पहली बार शेख मुजीबुर रहमान ने किया, तो उस समय जमायत इस्लामी जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर के वहाँ के जीनोसाइड में शामिल थे। जी। और जब अभी हसीना का तख्ता पलट हुआ तो ये लोग रेडिकल एलिमेंट बन के फोर फ्रंट में हैं और ये चाहते हैं कि अभी का बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के हर एक स्मृति चिन्हों को हटाकर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर, और उनका पूरा अभी एंटी इंडिया स्टांस हो गया है। मतलब इंडिया के साथ कुछ नहीं, दे वांट नाउ अगेन रीअलाइनमेंट विद पाकिस्तान, मतलब दे वांट टू रिवर्स 1971। अच्छा, मतलब वो पुराना 1971 से पहले का जो ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि उस स्थिति में वो देश को मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे कहना मुश्किल है। शायद हो सकता है, क्योंकि पावर का अपना एक डायनामिक्स होता है। तो जिस किसी को पावर, हमको मान लो सॉवरेंटी मिला, तो इतना जल्दी हम सॉवरेंटी सरेंडर नहीं करेंगे। बट देयर आर एनफ ऑफ इंडिकेशन कि उनकी सेना, उनकी ISI, उनके आर्मी और बहुत सारे लोगों का मेलजोल बढ़ रहा है, राइट।
उसके बाद वो कहते हैं कि हम चाइना के पास जाएंगे। कुल मिला के ये है कि नाउ दे कंडेम इंडिया, दे कंडेम व्हाटएवर हैपेंड इन 1971। 1971 में वो ये कहना चाहते हैं शेख मुजीबुर रहमान का कोई रोल नहीं था। कहने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान के जितने भी पद चिन्ह हैं उनको ख़त्म करें, मुजीबुर रहमान के इनको ख़त्म करें, और जो जमायते इस्लामी बांग्लादेश है, जो जमायते इस्लामी पाकिस्तान बोलता था, उस पर हम वापस से आए। ये एक फंडामेंटलिज्म है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, जमायते इस्लामी पाकिस्तान और इन सब का, यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बिकॉज ये मोर और लेस जिन्ना साहब के बाद इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ता चला गया, जो कि जियाउल हक जब आए तो मोर और लेस पाकिस्तान आर्मी का इस्लामाइजेशन हुआ। They started following Quran and everything in a big way. तो जो एक इस्लामिक स्टेट की अवधारणा थी उसको सेना ने ही किसी न किसी रूप में उसको आगे ट्रांसलेट करना शुरू किया, और ये उसके सबसे हैंडी आया जब उनको तालिबान खड़ा करना था, या मुजाहिद खड़े करने थे, या लोगों को प्रिपेयर करना था कि हम यहाँ से उन लोगों को जो इस धर्म में आस्था रखते हैं वो मुजाहिद बने, और फिर उनको ये कहा जाए कि ये हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और हम जो उधर नजीबुल्लाह की सरकार थी वो थोड़ा कम्युनिस्ट लीनिंग थी, और सोवियत वो उनको इनफिदल कहते थे, काफिर कहते थे, उनको हम हटा दें। सारा सब चीज़ जो एक तरीके से हुआ लश्कर के रूप में हुआ कि हम लश्कर कैसे तैयार करें। तभी तो नाम आता है लश्कर तैयबा, कि हम जो मतलब सबके नीचे जो रूट पे जो है जमायते इस्लामी की या तो अवधारणा है, या हम ये कह सकते हैं कि जमायते इस्लामी ने जो इंस्पिरेशन लिया पुराना कि हम इस्लाम का रिसरेक्शन करेंगे। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि ये पाकिस्तान में ही क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एक सेल्फ एस्यूम्ड हो गया। इट वाज ए डीप क्राइसिस इन सम ऑफ द एलीट, नॉट द इंटायर एलीट, सम ऑफ द एलीट ऑफ द मुस्लिम्स, कि मुगल सल्तनत के पराभव के बाद जब ब्रिटिश ने जीता, हिंदुस्तान हमारा था उससे पहले, यहाँ के लोग शहंशाह होते थे, और जब शहंशाह नहीं थे उससे पहले सुल्तान थे। इवन जो कुछ शहंशाह थे उनका कनेक्शन था खलीफत से, वो उनको नजराना देते थे, बाद में उन्होंने देना बंद किया, वो दूसरी बात है। इनके कनेक्शन थे उस समय से, बहुत पहले से, जो इनका सिंध कॉन्क्वेस्ट हुआ 1712 और 712, और उसके बाद मोहम्मद गौरी, और ये कि हम हिंद को क्या माने, वो हिंद को एक्सटेंशन ऑफ खलीफत मानते थे। अच्छा। उससे पहले उन्होंने जो एक व्यवस्था बनाई उसको खुरासान कहते हैं, वो ईरान का पार्ट और अफगानिस्तान का पार्ट मिलकर के जो एक साथ बना, वहाँ पे जो मुस्लिम लोगों के रूलर की स्थापना हुई, वो एक लॉन्चिंग पैड हुआ कि हम हिंद में आएंगे और इसको हम खलीफत का पार्ट बनाएंगे। अच्छा, पूरा जो है जी मिला, और उसको उन्होंने गजवाए हिंद का नाम दिया। अच्छा। गजवाए हिंद ये होता है कि हम लड़ाई करेंगे हिंद के लिए, और उसमें हिंद को हम लाएंगे अंडर द इस्लामिक स्टेट। अच्छा। अब उस इस्लामिक तो गजवाए हिंद में हिंद को रखा, हिंद को नहीं। गजवा तो वो होता है ना, जब आप किसी धर्म युद्ध के लिए जाते हैं तो वो गजवा होता है। अच्छा। और यदि वो हिंद के इलाके में हो जाए तो वो गजवाए हिंद होता है। अच्छा। तो ये उन्होंने एक हदीत का हिस्सा है, एक छोटे हदीत का हिस्सा है, सारे हदीत उसको नहीं मानते हैं, तो वो गजवाए हिंद को रिलीजियस सैंक्टिटी देते हैं। और जब बहुत बाद में जब पाकिस्तान बना तो यहाँ के जब कुछ जिन्ना के बाद जो कुछ लोग आए जो इस तरह से फंडामेंटलिस्ट उनका था, तो दे ऑल्सो थॉट कि इसको रिवाइव किया जाए। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये शुरू से था, ये 7वीं 8वीं सदी से। यस, मतलब ये तो तब से था जब खुरासान बना 7वीं सदी में। अच्छा। अफगानिस्तान का वो इलाका था। आप पहले वहाँ पे तक्षशिला, मतलब वो गांधार का इलाका था उस समय, अशोक का वो आप जिसको कहते हैं कि फ्रंटियर होता था, और आप ये कह सकते हैं कि हिंदू सभ्यता का एक स्वर्णिम काल वहाँ पर रहा है। चंद्रगुप्त चाणक्य का काल रहा है। वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा वो इस्लामाइज हुआ। वो लॉन्चिंग पैड बना गजवाए हिंद का। उस गजवाए हिंद के इसमें दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई, फिर 700 साल तक यहाँ पर इस्लाम का राज रहा। बहुत तरीके से यहाँ पे इस्लामाइजेशन हुआ। ये एक फैक्ट है कि यहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिम दे आर कन्वर्टेड, वो ओरिजिनल अरब से नहीं आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कन्वर्टेड। हम उसमें नहीं जाते हैं बिकॉज वो एक थोड़ा सा एक ऐसा है जिसमें बहुत लोग
ऑब्जेक्शन लेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं या नहीं है, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हम इस चीज़ में जाना चाहते हैं जो है कि इस्लाम यहाँ पर आया तो दो रूपों में फैला। एक वो जो तलवार की ताकत से फैला, एक वो जिसको हम सॉफ्ट इस्लाम कहते हैं, जो चिश्ती, दरगाह, सूफी, इन लोगों के द्वारा फैला। मतलब जो तलवार की ताकत पाए वो गजवाई हिंद का जो है दिमाग में लेके आए थे, वो नहीं, वो तो चलते उसी हिसाब से थे, क्योंकि जब हम जाएंगे किसी भी मुस्लिम रूलर के इसमें, तो उनका जितना भी जुरिस्प्रूडेंस था दैट वाज ड्रिवन बाय द इस्लामिक लॉज। यहाँ पे कोई हिंदू का लॉ काम नहीं करता था। ये हिंदू का लॉ सिर्फ होता था जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं गांव के लेवल पे निपटाने के लिए, उसको निपटाने के लिए होता था। बट जो रॉयल डिक्री होती थी, रॉयल डिक्री चलती थी इस्लामिक लॉ के हिसाब से, तो वो तो था ही उनका। आप उसको गजवाए हिंद कहें या ना कहें, बिकॉज जब एक बार आते हैं, आप अपना पावर इस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर तो आपको गजवा करने की जरूरत नहीं है। यू आर द सुप्रीम, यू आर ओनली इस्टेब्लिशिंग द इस्लामिक लॉज, जो उन्होंने किया। जैसे जजिया कैसे लेते थे, जजिया वाज अंडर द इस्लामिक लॉ। यदि आप मुसलमान नहीं बनते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कोड था, अदरवाइज यू नो आपको सजा मिलेगी। वो सजा किसी भी तरह की हो सकती है, जो इस्लामिक लॉ कहता है वो सजा देते थे वो। तो हम उनमें नहीं जा करके अभी हम जाते हैं कि पाकिस्तान में क्यों हुआ, कि पाकिस्तान में ये रिवाइवल हुआ इसका। उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, और उन्होंने कश्मीर को एक बहुत बड़ा इशू बनाया कि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है और ये पाकिस्तान का अविभाज्य अंग है। अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है कि दिस गजवाए हिंद फर्स्ट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कश्मीर। वेरी इंटरेस्टिंगली, जो जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर के पार्ट थे, दे वर इस्लामिस्ट, दे वांटेड टू एस्टेब्लिश द इस्लामिक स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर। दो शख्सियत हो गई जम्मू कश्मीर में, एक शेख अब्दुल्ला की शख्सियत जो कश्मीरी मुस्लिम के नेशनल आइडेंटिटी पे कर रही थी, और ये एक इस्लामिस्ट लोग थे जो कि इस्लामिक आइडेंटिटी के बेसिस पे कर रहे थे, जिसको आप उम्मा कहते हैं, कि सारे मुसलमान को दुनिया के मिला करके जो बनता है एंटिटी, वो उम्मा कहलाता है। तो चूंकि कश्मीर के ये मुसलमान हैं और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, दे मस्ट यूनाइट, दे विल पार्ट ऑफ उम्मा। अब कश्मीरी मुस्लिम के साथ समस्या ये थी कि वो फॉलोवर थे सूफी के और दरगाह के, बड़े लंबे समय से। वो मतलब जो देवबंदी वाला जो मुसलमान था या कहीं और भी तरह का जो ये था, उससे नहीं चलते थे, वो सूफी से चलते थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज भी उतना ही एक्सेप्टेड था जितना कि मुस्लिम का था। तो उनको धीरे धीरे ये टारगेट करके उनको खत्म करते गए। अब पाकिस्तान का आता है, आप कहते हैं कि ये क्यों बनाया गया। तो 89 में जब रूस को सोवियत को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें थी। पैसा बहुत था जो बहुत तरीक़ों से आता था, ओपीएम से भी आता था, और दूसरे लोग भी वेस्टर्न और इस्लामिक वर्ल्ड के लोग देते थे इनको बहुत सारा पैसा, ताकि हम आज़ाद करें इसको, अफगानिस्तान को, रूस को भगाएं, नजीबुल्लाह को ख़त्म करेंगे। पैसा आता था, बहुत सारा वेपन आया, बहुत सारा टैक्टिक्स इन्होंने वेस्टर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी से मतलब पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल होता रहा वेस्टर्न। अभी मैं उसको बताऊंगा, अभी सम अप करूंगा, पहले इसको मैं खत्म करता हूं, उसको मैं सम अप करूंगा। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, रिमाइंड कराइएगा मुझे। उसके बाद इनकी अपनी एक पद्धति बनी आईएसआई की, कि यदि हमको मदरसा का उपयोग करके इस तरह के लड़ाके रिलीजियस माइंडसेट के उनको ब्रेन वॉश करके होगा, तो हम उसको कैसे तैयार करेंगे। अच्छा, किन किन से हम तैयार कराएंगे, कौन करेगा, उसमें हमारी डिनाइबिलिटी क्या होगी कि पाकिस्तान ने नहीं किया, ये तो मुजाहिद हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये तो अपने एक धार्मिक स्वतंत्रता की इनकी लड़ाई है। जैसे आज भी ये करते हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है, वो तो हाँ। तो उनमें से इन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई ने उनको कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि जब आप किसी जियोग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं तो आपको लॉजिस्टिक चाहिए, खाना चाहिए, वेपन चाहिए, सब कुछ चाहिए, फंड चाहिए। यदि सरकार चोक करेगी तो आप तो चल नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपका क्विड प्रो क्वो होगा, आप थोड़ा उनको देंगे, थोड़ा इनको देंगे। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने जो मुजाहिद देते थे, अब उन्होंने कश्मीर के प्रति डायरेक्ट किया। अब दो का हम सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। एक लेंगे लश्कर तोयबा की और एक लेंगे जैश ए मोहम्मद। तो लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद
अब हम इसको समझना पड़ेगा तंजीम क्या होता है। दैट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो लश्कर तैयबा की एक तंजीम बनी, जैश ए मोहम्मद की एक तंजीम बनी। को कहा कि आप धीरे धीरे जाइए और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें कैंप खोलिए और आप उनको ट्रेन करिए। अच्छा। इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब 79 का ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है तो जो लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग थे जो ये देख रहे थे कि इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो सकता है, खास करके इनका जो यूथ विंग था जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर का, जिसको जमायत तुलाबा कहते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब स्टूडेंट विंग ऑफ जमायत इस्लामी जमायत तुलाबा। वो पाकिस्तान में भी था और यहाँ भी था, वो ऐसे ही बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि भी हमें भी एक्टिव होने की जरूरत है, तो वो बड़े पैमाने पे अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उस समय तक शेख अब्दुल्ला 1975 के बाद, चूंकि इनका इंदिरा गांधी के साथ एकॉर्ड हुआ था और इन्होंने माना कि हम संविधान के अंतर्गत आएंगे, तो इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटती गई। तो एक उसका स्पेस बनता गया, पॉलिटिकल स्पेस। उस पॉलिटिकल स्पेस में बड़ा कन्वीनियंटली जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर धीरे धीरे अपना वो बढ़ाता गया। अभी लोगों को पता नहीं था कि ये किस रूप में जाएंगे, कैसे जाएंगे। 79 बिटवीन 79 एंड 89 इन्होंने इतने मदरसे खोल लिए, उसमें इतने स्टूडेंट आए, इतने स्टूडेंट लीडर उन्होंने पैदा किया कि एक बहुत बड़ी फौज बनी यूथ की, यूथ विंग की। 1988-87 का जो इलेक्शन था उससे काफी लोग रुष्ट हो गए, जिसमें ये सैयद सलाउद्दीन भी थे, who was part of this youth wing of जमायत इस्लामी तलुबा नहीं जमायत इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर। वो उन्होंने भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा था और ये हार गए, तो सब लोगों ने ये कहा कि रिगिंग करके ये हुआ है। तो एक बहुत बड़ा रोष पैदा हुआ। तो एक बहुत बड़ा धड़ा जो था, जो यूथ विंग था जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर का, दे क्रॉस्ड दी नेशनल ये पीओके की बाउंड्री और मुजफ्फराबाद में जाकर के कैंप बना करके उन्होंने घोषणा कर दी कि हम हिजबुल मुजाहिदीन बन गए। अच्छा। ये पहला इंडिजिनस टेररिस्ट ग्रुप था जिसको पाकिस्तान का पूरा वरदहस्त था, क्योंकि जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर और जमायत इस्लामी पाकिस्तान, दे वेर ऑन द सेम पेज। थ्रू आर्मी एंड थ्रू ISI दे वेर क्लोजली निट। और वहाँ से जा करके उन्होंने यहाँ करके आतंकवाद करना शुरू किया। 1990 से लेके 1995 तक उनकी सुप्रीमेसी रही। दे रूल्ड द रूस्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर। वो महफूज नहीं था वो कहीं से, पूरी की पूरी जो थी इसकी इन्हीं की थी। और उसी के समय में कश्मीरी पंडित का 1991-92 में पलायन हुआ। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे यहाँ के टेररिज्म का, it starts with Hizbul Mujahideen, which was part of Jamaat Islami Jammu Kashmir, which has umbilical cord with Jamaat Islami Pakistan. These both are nurtured by Pakistan Army and ISI. So first camp becomes this. जब इनके बाद हमारा तंत्र भी खड़ा हुआ कि हम इसको काउंटर करेंगे, जिसको आप काउंटर टेररिज्म कहते हैं, जब आपका बहुत इफेक्टिव हो गया, तो पाकिस्तान आर्मी ने ये तय किया कि इनके वश की बात नहीं है, अब हम दूसरे लोगों को भेजेंगे जिसको आप फॉरेन टेररिस्ट कहते हैं। दे वेयर लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। अच्छा। तो 1995-96 से लेके 2001-2 तक वो रहते हैं। 2001 बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पार्लियामेंट पर अटैक होता है। उससे पहले लाल किला पर अटैक होता है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का यूज ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो इंस्टॉलेशंस है, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, उसको करने के लिए। इन सब का भी सब बटा हुआ था? नहीं, बटा तो नहीं है, ये तो तय उसकी आर्मी करती है कि किसको ऑन ऑफ कहाँ भेजना है। हाँ, नहीं, ऑन ऑफ करते हैं और टास्किंग है कि नाउ यू डू दिस। अच्छा। और थोड़ी उनकी ऑटोनॉमी भी है, बिकॉज वो जब करते हैं तो चौधराहट तो उनकी भी रहती है। तो एक ये अग्रीड रहता है कि हु विल हैव द टर्फ, विच टर्फ। और ये जो है ज्यादातर लश्कर तैयबा जो है ये फिदाइन करते हैं कि हम जाते हैं और इस तरह का बोल्ड बैटल, बोल्ड अटैक करते हैं खलस निकोबार इसे लेकर के। तो वो इस तरीके से करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो ये 9 ठिकाने लिए गए हैं, उन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद है, उस ठिकानों में लश्कर तैयबा है, उन ठिकानों में हिजबुल मुजाहिदीन है, जो पिछले
1989 से लेकर के अब तक उन्होंने एक लॉन्चिंग पैड, अपना हेडक्वार्टर, पूरा पैराफर्नेलिया, सिस्टम अपना एक शब्द से आप उसको बता, दे हैव बीन एक्टिंग एज एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में क्या होता है, उनका फाइनेंस होता है, उनकी बजटिंग होती है, उनका लीगल होता है, उनकी मार्केटिंग होती है, उनका सेल होता है, उनका रिक्रूटमेंट होता है कुछ। यस, एंड दे ऑपरेट इन मल्टीनेशन। तो जैसे मोहम्मद न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है या बहावलपुर में, वो उनके बंदे अफगानिस्तान में भी हैं, दुबई में भी हैं, नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, माले तक गए, इवन श्रीलंका तक गए, उनके पदचिन्ह म्यांमार में पड़े हुए दोनों के। ये सारा जो है वही जमाते इस्लामी का जो प्लान था। नहीं, जमाते इस्लामी इज इंस्पिरेशन, प्लीज वी डोंट मिक्स। जमाते इस्लामी गिव्स दैट कि व्हाट इज इस्लामिक स्टेट एंड व्हाई वी मस्ट परस्यू। दीज पीपल गेट इट, यू नो, द लॉजिक फ्रॉम देयर। फिर ये अपनी तंजीम बनाते हैं कि हम किसको मानेंगे, देवबंदी को मानेंगे कि अहले हदीस को मानेंगे कि इसको मानेंगे, और उसी धर्म के इसमें से ला करके और लोगों को तैयार करके, हथियार दे करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके, और उसमें सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का है। well, लेकिन दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस गजवाए हिंद का जो फिलॉसफी था उनका। यस, पार्ट ऑफ इट, खाली है नहीं, दे आर पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूअस गजवाए हिंद जो कि रिवाइव हुआ है अभी। इस हिसाब से वो बोलते भी हैं कि हमें गजवाए हिंद करना है। यदि आप उसी के तहत जो वो हर जगह जब मल्टीनेशन, मतलब हर अभी जो आप जिसको खुरासान कहते हैं वहाँ पे AQI, मतलब कि जो ओसामा बिन लादेन के साथ ये हुआ अबोताबाद में, तो उसके बाद उसका जब विखंडन हुआ तो एक हिस्सा जो था अलकायदा का वो खुरासान में उसने अपने को एंट्रेंच किया, क्योंकि वो खुरासान जो 7वीं सदी 8वीं सदी का था उसको वो दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं कि हम दोबारा से बनाएंगे। मतलब हम मोहम्मद बिन कासिम हैं, हम बाबर हैं, हम मोहम्मद गौरी हैं, हम अहमद शाह अब्दाली हैं, हम मोहम्मद गजनी हैं, ये उनके आइकॉन्स हैं। तो सर इसमें जो है पाकिस्तान जो एज ए गवर्नमेंट अगर हम लें तो पाकिस्तान की सरकार को क्या लगता है, देखिए हमें फायदा ये होगा, वी शुड नॉट गो इनटू दिस क्लीशे कि पाकिस्तान में सरकार है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है, देयर डेमोक्रेसी इज ए फार्स। अच्छा, आपको जान के एक बात बहुत आश्चर्य होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की ये दृष्टि थी, मतलब उनका ये पैनापन था। उन्होंने 1942 में किताब लिखी कि वाई पाकिस्तान इज एन इवेंचुअलिटी, कि क्यों ये बनेगा। और जब उसको मुस्लिम लीग ने भुनाना शुरू किया तो उनको एक दूसरी किताब लिखनी पड़ी कि इवन इफ पाकिस्तान इज क्रिएटेड वाई इट विल बी एन अबॉर्टेड स्टेट, अ फेल्ड स्टेट। ये 1942 से 1944 की बात बता रहा हूँ कि जब उस समय अंडर करेंट्स चल रहे थे, तो उनको ये लग गया था कि पाकिस्तान कभी भी एक फुल स्टेट नहीं बन सकता, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है फुल स्टेट का। फुल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पीपल, यू हैव टू बी पीपल सेंट्रिक, एंड व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, इट इज इंडिया सेंट्रिक। हम इंडिया को कैसे तोड़ें, कैसे ख़त्म करें, दोबारा कैसे खलीफत लाएं, इस दिमाग से वो काम कर रहे हैं। यदि आप अभी के आसिम मुनीर का यदि आप सुने तो कहता है कि 2 ही शासन जो है, 2 ही देश कलमा पे बना है, एक मदीने का और दूसरा पाकिस्तान का। अब इससे आप पता करिए कि जो एक पाकिस्तानी आर्मी की सोच क्या है, कि हम उस धर्म की उत्पत्ति हैं जो कलमा से हुआ, और कलमा का ये मतलब है कि वी कंप्लीटली डेडिकेट टू दैट काइंड ऑफ लश्कर जो कि यहाँ से पूरे विश्व को इस्लामाइज करेगा, वी बिकम द सेंटर। ये उनकी सोच है। तो सर जिस तरह से विश्व में और भी ज्यादा, जैसा कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, भारत में अपने पाकिस्तान से ज्यादा है, तो क्या पाकिस्तान या आर्मी जो भी आप कह लीजिए, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कह लीजिए आप, तो उनकी ये सोच है कि इस तरह से हम बढ़ा के जो हमारा पूरे विश्व पे राज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर वेरी क्लियर। हाँ, वो पाकिस्तान से बाहर, भारत को ये करना है। नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकते। दे नो इट। उनको कश्मीर चाहिए, जैसे कहता है कि जगलर बहन। कारण क्या है कि यदि आप किसी भी देश के इसमें देखिए, जब आप ना, ये एक जिप की तरह होता है, आपने पहला खोला तो दूसरा भी खोल सकते, तीसरा भी खोल सकते, यू कैन स्प्लिट इट अपार्ट। तो यदि आपने कश्मीर ले लिया तो आपके दिमाग में होता है कि फिर हम दूसरा लेंगे, दैट्स द 1000 cuts। अच्छा, मतलब उनके दिमाग में बस ये है कि 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप वी विल डू, एंड देन फाइनली दिस इज आवर्स।
अच्छा। हम इसको पूरी तरह से परास्त कर देंगे, एनहिलेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उनके सारे जितने भी वेपनरी का नाम है वही है, कोई बाबर है, कोई औरंगजेब है, कोई गजनी है, कोई अब्दाली है, इसी तरह का नाम है। तो दे आर ड्रिवन। हम पूरे इस्लाम जगत को ये नहीं कह सकते। यदि आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब एक हम लोगों का बहुत बड़ा मंदिर अभी हाल फिलहाल वहाँ पर बना है, और वो वहाँ के जो अमीर हैं, जो वहाँ के राजा लोग हैं, जो वहाँ के किंग हैं, उनकी दी हुई जमीन पे बना है। उस पे उन्होंने जाके शिरकत किया है कि यस वी वांट कोएग्जिस्टेंस। तो ये सिर्फ वहीं पर जाता है, इस तरह का जो फितरत है जो ये करते हैं, जहाँ पर जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, या जिसको कहते हैं पीपल सेंट्रिक नहीं है। उनका एक ही है कि यदि हम सारा पावर कंसंट्रेट करें एक किसी मिलिट्री संस्था में तो हम राज ज़्यादा कर सकते हैं, और हम सारे लोगों को एक धार्मिक उन्माद में रखें, जो गरीबी है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दें। ये सारा एक फोल्डर बनता है, और हम मतलब एक एक्सक्यूज लेते हैं नॉन स्टेट एक्टर को लेने की, क्योंकि आप सीधी लड़ाई तो कर नहीं सकते। जब 1965 और 1971 की लड़ाई हुई और पाकिस्तान को ये लगा कि कन्वेंशनल वॉर से हम हिंदुस्तान पर कुछ भी नहीं कर सकते, तब जो है जाके तो उनको जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ अफगानिस्तान में, उनको लगा ये तो बहुत अच्छा है, इसको अब हम इंडिया की तरफ डायरेक्ट करते हैं। उधर खत्म होता है, इधर शुरू होता है। न सिर्फ कश्मीर में शुरू होता है, आपके हिंटरलैंड तक जाता है। न सिर्फ हिंटरलैंड तक जाता है, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इंडिजिनस टेररिस्ट ग्रुप को बनाया जाए, जो कि आपको IM है ना, मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन के रूप में आपको मिलता है। थोड़ी बहुत इन्होंने कोशिश की थी कि PFI के एक धड़े को हम कन्वर्ट करें, जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, जो एक बहुत बड़ा तैयारी के साथ शुरू हो रहा था। विथ ऑब्वियस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दे हैड सम काइंड ऑफ सीक्रेट एक्टिविटीज कि हम ऐसा करें। नेपाल में उनका है, नेपाल इस्लामिक संघ करके एक है, वो कर रहा है। जमायत इस्लामी बांग्लादेश है, वो कर रहा है। उसका छात्र शिविर कर रहा है। वो उसका एक हिफाजत इस्लामी है, अब वो भी इसी की तरह से हो गए। तो आप ये देखेंगे कि पूरे साउथ इंडिया में एक तरीके से जो जितने फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको जोड़ करके एक जो एसिमेट्रिक वॉर है, हम उसको कैसे प्रॉप अप कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, सो दैट जो उनके दिमाग में है कि हम सुपीरियर हैं, हम यहाँ शासन करेंगे, एंड हम शासन करते थे, मतलब वी रिसरेक्ट द रूल वेयर, जहाँ औरंगजेब और उसके बाद मतलब जो ब्रिटिश ने लिया उसके पहले वाले पीरियड में जाकर के वी विल कम इन द पावर। तो ये आपने सुना, मतलब ये बता रहे कि ये जो हम लोग समझते हैं ना कि भारत पाकिस्तान कोई आज की लड़ाई, तो ये आज की लड़ाई नहीं, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और सर जिस तरह से बता रहे थे, मैं तो उसमें लीड पाकिस्तान की आर्मी का है, आर्मी का। मैं डूब गया सुनने में, इतनी अच्छी जानकारी थी। मतलब आजकल तो आदमी को पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता, आदमी मोबाइल से ये लेता है। देखिए इतनी अच्छी जानकारी थी, और मैं उस जानकारी में डूब गया था कि उस पाकिस्तान को, जिसको वेस्टर्न पावर ने उस इलाके में उसके स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए चाहा था कि हम इसको लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वक्त के साथ वो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी कहानी, कैसे पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर ने किस तरह से अपने इस्तेमाल के लिए, अपने रणनीति के हिसाब से तो बनाया था कि यहाँ से हम जो है इस इलाके को जो है अपना एक्टिविटी के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इसके, लेकिन वहां से पाकिस्तान ने उसको जो आतंकियों का लॉन्चिंग पैड बना दिया। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि आखिर पाकिस्तान, जो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान आखिर आतंकियों की शरण स्थली क्यों, शरणगाह क्यों, वहाँ पे इतने आतंकी को, तो आखिर उनका प्लान क्या है। तो प्लान सर ने आपको बताया कैसे गजवा हिंद जो उनकी सोच थी जमात इस्लामी को उससे पहले की, उसी कभी जो है उनमें उभार आता है, तो वो फिर उस रास्ते पे चल देते हैं। नहीं, वो तो रखते उसी रास्ते पे हैं। हाँ। मतलब हमको बहुत कम मिला। जैसे नवाज शरीफ आए तो उन्होंने कोशिश किया कि लोकतंत्र जो है वो यहाँ पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को अपने अंदर ले, लेकिन वो कारगर नहीं हो सके। उनको तो 2 बार हटाया गया, जेल भी भेजा गया, फिर उन्होंने किसी तरीके से जाके सऊदी अरब में अपना शरण लिया, तो किसी तरह से उनकी जान बची। और यदि भुट्टो को देखेंगे, भुट्टो को तो उन्होंने फांसी दे दी। और परवेज मुशर्रफ ने भी जो है सो यूसर्फ किया कि हम इसको लाएंगे। तो हमेशा जब कभी भी पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि कोई भी चीज डेविएट हो रहा है हमारे उस फॉरेन पॉलिसी से,
जिसको हमने तय किया है कि हम यूएस, चाइना, इंडिया के साथ क्या करेंगे, तो वो किसी भी मतलब जनतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। अभी उन्होंने इमरान खान को हटा दिया। तो मतलब ये वजह आप ये कह रहे हैं कि जो है उनको सरकार कुछ नहीं है वहाँ पे बस एक इस्लामाइज्ड पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जिसको इस्लामाइज्ड पकड़ा, और उनको पता है कि हमें क्या करना और वो उसी रास्ते पे चल रही है। यस। तो आपने समझ ही लिया होगा जो हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान जो है लॉन्चिंग पैड बना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। हम इस पर और जो मुद्दे हैं उस पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।